नमस्कार। मैं कौटिल्य पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, झारखंड सीजीएल को लेकर के मेरे द्वारा एक और सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लाया गया था और आज आपके बीच में सीजीएल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जहाँ पूछने की संभावना है, ऐसे सवालों को आपके बीच में आज फिर से लाया गया है। कुछ अच्छे सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए इजी हैं, परंतु प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार इजी सवाल भी हमसे ओझल हो जाता है। तो वहाँ हमसे गड़बड़ी ना हो, इस उद्देश्य से आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से एक सेशन को लाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे, कुछ आसान से सवाल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ चुनिंदा सवालों को। और सवाल जो है वो साथियों, पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान देखेंगे क्या कहता है। कहता है, सिस्टम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ध्यान से सुनेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो आप इसका दिमाग लगाएंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। आप कोशिश करेंगे अपने आप में क्वेश्चन को बनाने का, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि क्या है, आपने जो सोचा होगा वो आंसर सही है या नहीं। तो राजनैतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो नहीं की गई है वो नहीं शब्द को लोकतंत्र का उल्लेख नहीं है, बल्कि सामाजिक शब्द का उल्लेख किया गया है, आर्थिक शब्द का उल्लेख किया गया है, राजनैतिक शब्द का उल्लेख किया गया है, परंतु लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं कही गई है। ऐसा सवाल है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आगे देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। बहुत बढ़िया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, नो। एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, नो। एक प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो सवाल हैं, हर लाइन को बढ़िया से पढ़ना होगा ऑप्शन को, और जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर शामिल है प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। हम आपको बता दें, ये जो प्रस्तावना है वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा है, ध्यान देंगे। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन ओझल होना तय हो जाएगा। तो भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, साथ आकर संघ बनाना, नो। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देखने का कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप दिमाग लगाएं कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही सोचा। संघ पहले बनाएंगे और संघ बनाकर हम राज्यों का
गठन करेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से जो मेरा क्वेश्चन 3 नंबर है उस 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? बहुत बढ़िया सवाल है। संविधान निर्माताओं ने ये जो स्वतंत्रता है, ये जो इक्वालिटी है और एक जो बंधुता है, इसको किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया है? हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माण के समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जहां से लेने लायक समझा गया, वैसे देशों के संविधानों का अध्ययन करके वहां के मुख्य बिंदु को लिया गया और ये जो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया है, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही सोचा, फ्रांसीसी संविधान से। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो जब अगर हमें जितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उन सारे मौलिक अधिकारों को पता होगा तो हमसे ये क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समानता का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 है। फिर कहेंगे जो मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 है। फिर हम कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23 से 24 है। फिर हम कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये 25 से 28 के बीच में है। फिर हम कहेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, तो ये हमारा 29 से 30 के बीच में है। और फिर हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संवैधानिक ये मेरा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ जो मेन पॉइंट कहता है साथियों वो ये है कि पहले समानता का अधिकार, ये वर्ड को पकड़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ये जो अभिव्यक्ति का है वो कहाँ से आती है? तो समानता का नो, स्वतंत्रता का यस, स्वतंत्रता का। इसमें कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। तो ये मेरा जो आंसर हो जाएगा वो है मेरा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है और ये जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। तो अगर आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करेंगे और चीज़ों को रिलेट करके समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन भारी नहीं पड़ेगा और आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो आप दिमाग लगाएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, आप सोचेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। वर्ड क्या है? सामाजिक है, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। बिल्कुल सही आपने सोचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कहा गया है कि कौन संवैधानिक निकाय है, मतलब कौन से इस 4 ऑप्शन में से किस चीज को
या कौन से पॉइंट को संविधान में उल्लेखित किया गया है? तो अगर हम जानेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1952 में की गई। योजना आयोग ये भी गैर संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1950 में की गई। और वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इस प्रकार से भारत में पहली बार फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति ने 1951 में किया, लेकिन इसका कार्यकाल जो था वो 1952 से प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से ये याद रखना है कि वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ये। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं, 1952 में स्थापित किया गया। योजना आयोग, इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आज ये योजना आयोग जो है वो नीति आयोग के नाम से परिवर्तित हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2015 से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से कहा कि अब योजना आयोग नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो जाना जाएगा ऐसा अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो प्रभावी हुआ, पूरी तरह से वो लागू हुआ 1 जनवरी 2015 से। अतः अब योजना आयोग नाम का कोई संस्था नहीं है, उसी के जगह में नीति आयोग आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझ में आ रहा होगा। यस, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार भी गया? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आपको जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उन सारे उपराष्ट्रपतियों को आपको जानना होगा कि वे उपराष्ट्रपति कौन कौन थे जिन्होंने चुनाव तो लड़ा परंतु जीत गया, जिन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन हार गए। तो इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन कहता है, और इसका ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 1962 ईस्वी में पहले व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। ये पहले व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी ये जो थे 1969 ईस्वी में, ये जो थे 1969 से 74 तक के लिए देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे, देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही हो गया। अब बचा कौन? भैरों सिंह शेखावत। मतलब इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा भैरों सिंह शेखावत। और जो भैरों सिंह शेखावत थे वो देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ा 2007 ईस्वी में। लेकिन इत्तेफाक 2007 ईस्वी में चुनाव लड़ा कैवें राष्ट्रपति के रूप में? 13वें राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि भैरों सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के खिलाफ 2007 ईस्वी में, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वे जीत नहीं पाए। और इसका सही आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत। तो साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन को बना लेते होंगे। और नहीं भी बन पाएगा तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अंतिम समय में जो सचिवालय में सवाल पूछने की संभावना है उन सवालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना राष्ट्रपति की संस्तुति
संतुष्टि नहीं, संस्तुति, यस, संस्तुति, संस्तुति के दौरान पद धारण करता है। तो ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नो, चुनाव आयोग नो, लोकसभा अध्यक्ष नो, बचा कौन? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल को अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह से। तो यहां जो ऑप्शन होगा वो मेरा राज्यपाल से ही आंसर होगा। ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति जब चुनाव में खड़े होते हैं, जब चुनाव वे लड़ते हैं, तो उन्हें चुनावी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। और जब चुनावी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है तो उन्हें कोई ना कोई तो वोट करता होगा। यस, आपने सही सोचा। और इन्हें वोट करने का काम संसद करता है। और आप सबको पता है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये तो कट गया। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये कट गया। संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा ये भी कट गया। तो केवल और केवल संसद भाग लेता है और संसद के सभी सदस्य। तात्पर्य ये है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, जो नामित सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उन्हें भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें, ध्यान से सुनेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? मतलब अगर नागरिकता में परिवर्तन करना हो, नागरिकता में कुछ अमेंडमेंट करनी हो, नागरिकता में कुछ बदलाव करना हो, तो ये बदलाव का पावर केवल और केवल भारतीय संसद के पास है। और इन चार ऑप्शनों में मेरा संसद कहाँ दिखता है? सी में। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सब जानते हैं कि नागरिकता का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। आप सब जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया है। और आप सब जानते हैं कि ये अधिनियम में कई बार परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन करने का अधिकार किसी और के पास नहीं बल्कि संसद के पास है। और आप सब जानते हैं कि नागरिकता वर्तमान समय में 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है या प्रदान की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। नागरिकता के संदर्भ में सारी शक्तियाँ किसके पास है? तो संसद के पास है साथियों। यस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑप्शन को समझ लिए तो आंसर आपसे हूबहू निकल जाएगा। बढ़िया। तो याद रखेंगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नो, क्योंकि मंत्रिमंडल कह रहा है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली कह रहा है। एक किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं है, ये तो बात ही नहीं बनता है। गैर उत्तरदायित्व है, ये भी बात ही नहीं बनता है। बचा क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है वो क्या कहता है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक तौर पर कहा जाए तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ध्यान देंगे, संघीय सरकार में नो, राष्ट्रपति सरकार में नो, अधिकारवादी सरकार में नो, बचा क्या? संसदीय सरकार में। अब आप कहेंगे सर कैसे? यस, जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, मैंने ये कहा कि वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व में सरकार की 2 प्रणाली है साथियों। एक संसदीय प्रणाली
पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। तो भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय प्रणाली को कहीं और से नहीं बल्कि इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है, या ब्रिटिश मॉडल से लिया है। और संसदीय प्रणाली कहता है कि कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होगी, और कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होगी और विधायिका हमेशा कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सबसे सर्वे सर्वा हुआ, तो सर्वे सर्वा जो हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि विधायिका हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो संसदीय सरकार में। मतलब मैंने जो कहा उसे आप बढ़िया से सुनेंगे तो क्वेश्चन बनना तय हो जाएगा। मैंने कहा कि कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होती है और कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधान मंत्री के पास होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, बस केवल कॉन्सेप्ट है, केवल जाना है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार, या अधिकारों का एकीकरण। तो अगर ऐसे सवालों को अगर आप जानेंगे, देखेंगे, तो ऐसे सवाल भी आपसे बनेंगे। वन लाइनर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकारों का वितरण, अधिकारों का वितरण। तो इस प्रकार से साथियों ये जो आंसर है वो केवल वन लाइनर याद रखना है कि अधिकारों का वितरण तब होता है जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। राष्ट्रपति द्वारा, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम रूल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान देंगे, यूएसए नो, दक्षिण अफ्रीका नो, फ्रांस नो, बचा क्या, आयरलैंड। मतलब साथियों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को भाई, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये 12 सदस्य कैसे क्षेत्र के हो सकते हैं? कला के क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र से, या फिर विज्ञान के क्षेत्र से, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से। तो साथियों ये जो 4 क्षेत्र के लोग होते हैं, ऐसे 4 क्षेत्र के लोगों के लिए जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में। और ये सिस्टम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आप कहेंगे सर यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन। फिर क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन। और फिर लिया गया फ्रांस से क्या? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। यहां से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है। यहां से क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है। तो अगर आपके पास चारों ऑप्शन को काटने का क्षमता है, अगर आप चारों ऑप्शन को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, तो आंसर आपसे बनना तय हो जाएगा और आपसे कोई इस क्वेश्चन का आंसर छीन नहीं पाएगा साथियों। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि भारत का संविधान अंशतः लचीला होता है,
मैंने कहा भारत का संविधान अंशतः कठोर होता है। मैंने कहा संविधान बना तो ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो मंत्री परिषद थे उनकी संख्या खूब बढ़ जाती थी किसी कारण से, वो कारणों को देखा गया तो उसे वहाँ कहा गया कि अब इस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे, अब इस पर हम लोग अनुबंध प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया और वो 15% से नहीं होगी। मतलब अगर लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 543 है तो टोटल मंत्री 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत पारित किया गया साथियों। तो ये तो हो गया भाई लोकसभा के संदर्भ में। अब आते हैं विधानसभा के संदर्भ में। तो विधानसभा के संदर्भ में भी कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जिस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम है वहां कम से कम मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। अगर हम इसे विथ आर्टिकल आ जाएं तो अगर लोकसभा के संदर्भ में देखा जाए तो ये देखता है 75(1)(a) में। अगर हम विधानसभा में देखते हैं तो ये आता है 164(1)(a) में। अगर साथियों आप इतना कुछ याद रखते हैं तो मेरी गारंटी कि आपसे सवाल बाहर नहीं होगा और आपसे सवाल छूटेगा भी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी चीज़ों को देखा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत सीमित कर दिया गया, आकार को सीमित कर दिया गया। आप जितने भी मंत्री बनाओ भैया, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे उप स्तर पर हो, 15% से अधिक नहीं होगा। ऐसा अमेंडमेंट में 2003 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। उम्मीद है ये सेशन समझ में आ रहा होगा, और ये सेशन अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे एंजॉय भी करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई, और पूरा डेट कब? तो 6 अगस्त 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद को ही NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, और इसी NDC को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है साथियों। यस, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इसमें कौन शामिल होते हैं, तो इसका आंसर सही होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। NDC में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन है, रट जाना है, देख जाना है कि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा जाता है, निर्णय विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमें तो ये पहले समझना होगा कि जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों में नहीं है। 25 हाई कोर्ट ही है देश में, और राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो मतलब 28 और 8 टोटल 36 हो गए, और यहाँ पर न्यायपालिका हाईकोर्ट की संख्या मात्र पूरे देश में 25 है। तो भैया अगर 25 है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई ना कोई तो शामिल है। जो बच गया है तो यहाँ पर देखेंगे क्या तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश, क्या कर्नाटक? नहीं, वो लक्षद्वीप जो है वो केरल हाई कोर्ट में शामिल है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1958 में की गई थी। अगर देखा जाए तो केरल हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। अब आपके बीच आया कि सर और क्या है? तो एक है तमिलनाडु
और तमिलनाडु जो है वो आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो तमिलनाडु जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और इसी तमिलनाडु वाला में मद्रास में एक पुदुचेरी भी शामिल है। इस प्रकार से मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी साथियों। अब बच जाता है आपका कौन सा, एक बच गया है आपका आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। और एक जो बचता है आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना 2019 में की गई। और एक बच जाता है आपका कर्नाटक। और आप दिमाग लगाओ कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, सोचिए अपने मन में। तो आपने बिल्कुल सही सोचा और इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। तो एक एक पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे, देखेंगे, तो क्वेश्चन बनना तय होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप शामिल है। लक्षद्वीप का मामला केरल उच्च न्यायालय में होते हैं, जिसका गठन 1958 में किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय में एक तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, 1862 में किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 2019 में किया गया और कर्नाटक उच्च न्यायालय का गठन 1884 में किया गया। ऐसी जानकारी होती है। तो इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। ध्यान देंगे, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन, वित्त आयोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, चुनाव आयोग 324, और मैंने कहा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो भैया गैर संवैधानिक है, इसका मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। एक मिनट। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से एक, ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक, पहले भारत का जो था वो संघ का सह राज्य था, लेकिन बाद में उसे पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों, वो आंसर आप सबके मन में बिल्कुल सही चल रहा है, सिक्किम। लेकिन कोई मुझे बता दें कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिल्कुल आपने सही सोचा, 1975 ईस्वी में। लेकिन आप मुझे कोई बता दें कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये कैवें राज्य के रूप में आया। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ये 22वें राज्य के रूप में आया। लेकिन मुझे बता दो, एक ऑप्शन आपका झारखंड है, झारखंड कैवें राज्य के रूप में आया। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, 28वें राज्य के रूप में। एक राज्य आया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैवें राज्य के रूप में आया, 26वें राज्य के रूप में आया। और एक राज्य आया आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल कौन से राज्य के रूप में आया, 24वें राज्य के रूप में आया। तो सवाल ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में दर्जा कब मिला, 1987 में। इन दोनों को कब मिला, 2000 ईस्वी में। इसे कब मिला, 1975 में। तो साथियों एक एक ऑप्शन का अगर ऑपरेशन कर दे तो एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर मुझे मिल रहा है। और 4 आंसर अगर आप सीख गए, आप जान गए, तो लाजवाब होगा आंसर, खतरनाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और वो होगा सिक्किम। कैवें राज्य के रूप में, 22वें राज्य के रूप में। कब इसे मान्यता मिला, 1975 में मिला। अगला क्वेश्चन, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया। हम सब जानते हैं दोस्तों कि सन 1950 ईस्वी में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। 4 वर्गों में बांटा गया था। और ये जो 4 वर्ग थे, ये 4 वर्ग कौन कौन से थे, एक क, एक ख, एक ग और एक घ। क में 9 राज्य थे, ख में भी 9 राज्य थे, ग में 10 राज्य थे, और घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह था भैया। तो इस प्रकार से देखा जाए, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था, ये 4 वर्गों में से एक अकेला यहाँ पर था। लेकिन
लेकिन 1956 ईस्वी में ये चारों सिस्टमों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन ये कब पुनर्गठित हुआ, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिखता है मुझे 1956, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ये भैया अब आ गया मामला यहाँ पर। अगर आपको सारी भाषाओं की जानकारी नहीं है तो बाद में जो जोड़ी गई उनको जानकारी रख लेंगे, बाकी क्वेश्चन बनना तय हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन 15वां भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया, और वो भी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर एक साथ में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर जाकर के अब हो गई भाषाओं की संख्या कितनी, 18। फिर जाकर के आपको 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से एक था साथियों बोडो, एक था डोंगरी, एक मैथिली और एक संथाली। तो इसके लिए किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब देखेंगे कि यहाँ कौन बाद में है, तो ऑप्शन देखते हैं। क्या सिंधी है, सिंधी बाद में शामिल हुआ, एक हो गया। क्या कोंकणी है, कोंकणी है यहाँ पर। क्या मणिपुरी है, मणिपुरी भी है यहाँ पर। क्या नेपाली है, नेपाली भी यहाँ पर है। तो अगर ऐसे आप रिलेट करेंगे, आपसे क्वेश्चन ओझल नहीं होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही है। तो ये सारी चीज़ें, एक सिंधी 21वां संविधान संशोधन के तहत, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन के तहत, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल ये दिमाग लगाना है कि नगर निगम का अध्यक्ष होता कौन है, बस एक लाइन का, और इसे कहा जाता है महापौर, या इसे हम कहते हैं मेयर या मेयर। और आप सबको पता है कि महापौर और मेयर जो होते हैं ये होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। आप सबको पता है कि म्युनिसिपल है, और ये नगर प्रशासन को संविधान के 9 क में शामिल किया गया है, संविधान के 9 क में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी कभी फंसा सकता है, परंतु आपको हम फंसने नहीं देंगे। और हम सबको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। हम भारत के सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3 अंग है। एक हमारा कार्यपालिका है जो कानून को लागू करता है, एक हमारा विधायिका है जो कानून को बनाता है, और एक हमारा न्यायपालिका है जो कानून की व्याख्या करता है। अब देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो ये 4 ऑप्शन में कौन नहीं है, तो भैया ये 4 ऑप्शन में मीडिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडिया। मीडिया भारत सरकार का अंग में शामिल नहीं है। लेकिन थोड़ा हम देखेंगे साथियों, दोस्तों, बंधुओं, हम थोड़ा देखेंगे कि आखिर ये मीडिया है क्या। तो मीडिया भारतीय लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, चौथा पिलर है। तो चौथा पिलर के रूप में मीडिया को जाना जाता है, सरकार के अंग के रूप में जाना नहीं जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला, लोकपाल का विचार लिया गया है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। लोकपाल का विचार लिया गया है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एकात ऐसे बाहरी सवाल भी पूछ सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई देशों से, स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो संस्थान का जो गठन किया गया था वो 1809 ईस्वी में
स्वीडन में किया गया था। 1809 ईस्वी में स्वीडन में किया गया था। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस केवल पढ़ जाना है, देख जाना है। अगला, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? हम कुछ आसान से सवालों को लेकर भी आए हैं ताकि आपको ये महसूस भी हो कि भाई ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। आसान सवालों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी है। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के डेमोस से लिया गया है। डेमोस से लिया गया है। तो एक डेमोस प्लस एक क्रेसिया, क्रेसिया से। तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे भाई साहब जनता का शासन। बहुत बढ़िया, जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। डेमोस एवं क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेसिया का मतलब होता है शासन, और दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा जनता का शासन। अगला, लोकतांत्रिक संस्थाओं को के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है? कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो आप दिमाग लगाएंगे क्या होगा इसका आंसर? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा और इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में कहा जाता है कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान होगा तभी हम लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को डेवलप कर पाएंगे। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी उठा देता है। किस प्रकार की सरकार है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा संविधानिक राजशाही। आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और आप देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन कितने लोग बना पाते हैं। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में, किसके द्वारा? सेना द्वारा। ध्यान देंगे साथियों, किसके द्वारा? सेना द्वारा। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को खाली स्थान कहते हैं। तो एक लाइन में हम आंसर देंगे, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ। अब आपके मन में आया होगा कि सर मार्शल लॉ क्या है? यस, विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है। फिर से सुनेंगे, विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथों में ले लेती है, तब सेना के जो नियम लागू होते हैं उस नियम को सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन है सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मार्शल लॉ। तो वन लाइनर ऐसे ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं और ये सारा सवाल मैंने वहाँ से उठाया जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ख़ास तौर पर ऐसे सवाल सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये सीजीएल का सेशन, झारखंड सीजीएल का सेशन कोटलिया पाठशाला लेकर आ रही है और आगे भी आपके लिए लेकर लाया जाएगा। तो साथियों, आज यहीं तक रुकते हैं। अगली क्लास में मैं मनोज कुमार आपके साथ फिर से मिलूँगा और तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद एंड बाय।